हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी अभिषेक, फाउंडर मेंबर ऑफ मेक लाइफ बेग। और हर संडे की तरह इस संडे हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सबसे पहले हम लोग आपके लिए लेकर आए थे ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, फिर हम आपके लिए लेकर आए डोमेस्टिक वायलेंस, और आज हम लेकर आए हैं चाइल्ड अब्यूज। जी हाँ दोस्तों, चाइल्ड अब्यूज यानी कि बच्चों पे होने वाली घरेलू हिंसा। ये ऐसा टॉपिक है जिसे हम हर रोज हमारे आसपास देखते हैं, लेकिन बात करते हुए हमारी रूह कांपती है। हम इसको इग्नोर कर देते हैं। आज हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि बात करने से ही बात बनती है। और बात करने के लिए हमारे सामने मौजूद है आज दो महान पर्सनालिटीज। पहली हैं डॉक्टर विनीता मेवाड़ा, सीनियर डाइटिशियन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी द्वारा अवॉर्डेड। भारत की चुनिंदा 100 महिलाओं में इनका नाम शुमार है। न्यूट्रिशन के डिपार्टमेंट में इन लोगों विनीता जी ने बहुत ऊंचाइयां हासिल करी हैं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल के डायटीटिक डिपार्टमेंट की विनीता जी एचओडी हैं। और अब मैं विनीता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चाइल्ड अब्यूज के आज के टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हमारे आज के एस्टीम्ड गेस्ट एडवोकेट विभांशु जोशी जी को इंट्रोड्यूस करें। विनीता, ऑल आइज आर ऑन यू नाउ। गुड एंड लवली इंट्रोडक्शन अभिषेक। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड अब्यूज एक टाबू टॉपिक है अभी, और इस पर कोई भी बात करना पसंद नहीं करते हैं। जब भी ऐसा हम बात तब करते हैं जब ये चीज़ें रजिस्टर्ड होती हैं, बल्कि हमें बात तब करनी चाहिए ताकि ये चीज़ें रजिस्टर्ड ही ना हो या ऐसे केसेस हमारे सामने देखने को ना मिले। हमें इसकी प्रॉपर जानकारी हो। एज ए पेरेंट्स क्या जानकारी होना चाहिए, बच्चे को हमें क्या एजुकेशन देनी चाहिए और किस एज से हमें बच्चे को ये एजुकेशन देनी चाहिए, इन सभी विषय पर हमारे पास चर्चा करने के लिए हैं विभांशु जोशी जी। इनके बारे में यदि मैं बताऊं तो ये एक्स मेंबर थे एमपी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, गवर्नमेंट ऑफ एमपी। ही वाज एक्स बोर्ड मेंबर ऑफ नेशनल बाल भवन, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1992 to 2004. He was ex-member of State Child Protection Society, Government of Madhya Pradesh, 2016 to 2019. He awarded by National Youth Ministry of YS, Government of India. He also a motivational speaker, a child right activist, and he also running a campaign, Smiley Life, with his smiley ball. He is a social worker and actor. So you can see the vast knowledge of subject. Welcome विभांशु जी हमारे मेक लाइफ थैंक यू विनीता जी टीवी पर। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपको हमारे पेज पर बुलाने के लिए और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। विनीता जी धन्यवाद। विनीता जी धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। अभिषेक, आप आए मैदान में, सोशल मीडिया के मैदान में आप आए और आपने हम लोग को इंट्रोड्यूस किया। फिर विनीता जी ने हमें इंट्रोड्यूस किया। जितने फेसबुक लाइव में जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए बड़े महत्व का विषय है। आज हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों की। जैसा कि आज का हमारा विषय है, मैं बात करूंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करूंगा, क्योंकि ये ग्लोबल नेटवर्क है, पूरे दुनिया के लोग इस बात को देख रहे होंगे। तो इंग्लिश में भी मैं कुछ बातें रखूंगा और हिंदी में भी बातें रखूंगा। तो जैसा कि आज का विषय है वो दैट इज चाइल्ड अब्यूज। तो बाल, हिंदी में उसे बोलेंगे बाल शोषण या बाल दुर्व्यवहार। जब हम बात करते हैं बाल दुर्व्यवहार की, तो बाल दुर्व्यवहार दो तरीके के होते हैं। पहला होता है फिजिकल अब्यूज और दूसरा होता है सेक्सुअल अब्यूज। जब हम बात करते हैं फिजिकल अब्यूज की, तो उसमें दो बड़े कानून उसमें आते हैं। चाइल्ड लेबर है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है। तो ये दो बड़े कानून आते हैं। लेकिन जैसा कि आज का हमारा विषय है और विनीता जी ने उसको बड़े अच्छे ढंग से इसे ओपन किया है, तो आज हम लोग विशेष तौर पर बात करने के लिए यहाँ आए हैं सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज, CSA, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। तो इस पर जब हम लोग बात करते हैं तो विनीता जी ने एक बड़ा महत्व का सवाल उठाया कि जब बच्चों के साथ होने वाले अपराध क्यों नहीं सामने आते, और जब भी आते हैं तब जब रजिस्ट्रेशन होता है तब। तो भारत सरकार ने भी, अभिषेक जी, विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत सरकार ने भी इस बात को नोटिस किया था 2007 में।
जब मानव संसाधन मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2007 में एक अध्ययन किया, दे हैड स्टडी, उसमें उन्होंने देखा कि बच्चों के साथ 53% सेक्सुअल अब्यूज होता है और 80% बच्चे कंप्लेंट नहीं करते, दे डोंट गो फॉर कंप्लेंट। ये जब जो रिकॉर्ड है हमारे सामने आया, और विनीता जी जैसा कि आप जानती हैं कि ये इसके पहले के जो हमारे देश के आंकड़े हैं वो साफ तौर पर करते हैं कि जो FIR के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि बच्चों के साथ काफी बड़ी संख्या के चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज होते हैं। लेकिन वास्तव में यदि हम देखें तो वास्तव में जो आंकड़ा आता है वो ये कहता है कि 80% तो शिकायत होती ही नहीं है। यदि शिकायत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और 80% शिकायत ही नहीं होती, तो हम देखेंगे जो रियल सीन है वो अभी भी सोसाइटी में सामने नहीं आ रहा है। तो विनीता जी, हमारे पास एक देश में कानून था IPC का 1860 में, जिसमें बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात कही गई थी। लेकिन जब हमने देखा कि IPC में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें बच्चे की स्पेशल सिक्योरिटी नहीं है, तब देश में आपकी ही बातों को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि अभी सवाल उठा था कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो देश में एक नया कानून आया जिस पर हम विस्तार से आज बात करेंगे और सभी के सवाल यहाँ पर आमंत्रित है। उसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। छोटे में इसे हम बोलते हैं पॉक्सो एक्ट 2012। हिंदी में हम इसे बोलते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। तो आज विनीता जी, अभिषेक जी, इस कानून पर जितने भी सवाल हैं उनको मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा, वो सवाल उठें और हम उनका जवाब देंगे। जी अभिषेक जी। सर, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि जैसे हम चाइल्ड अब्यूज की बात कर रहे हैं, इसको एक और टर्म से यूज किया जाता है, चाइल्ड माल ट्रीटमेंट। ये शायद WHO ने जो अपनी एक डेफिनेशन दी थी उसमें उन्होंने ये टर्म को यूज किया था। इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, चाइल्ड माल ट्रीटमेंट, यस, दुर्व्यवहार है, यस, हिंदी में उसे बोलते हैं। जी जी जी। और इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि चाइल्ड अब्यूज जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कौन कौन से प्रकार है जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये चाइल्ड अब्यूज के साथ इसको भी लिया जाता है, मारपीट है, सेक्सुअल अब्यूज है, एज वाइज अगर कुछ है तो कई ऑर्फनेजेस में बच्चों के साथ में हो जाता है, तो ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? ये विनीता जी बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे लग रहा था कि जो आज का सत्र है वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर है, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, जो आज का सत्र दोनों तरीके के चाइल्ड अब्यूज पर है, चाइल्ड फिजिकल अब्यूज एंड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। तो विनीता जी, सबसे पहले तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाना चाहूंगा, जो हमारे भारत का जो संविधान है। हमारा भारत का संविधान साफ तौर पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट में कहता है 39E कहता है कि टेंडर एज ऑफ द चाइल्ड शुड नॉट बी अब्यूज्ड। ये साफ तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 39E डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, हिंदी में उसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब अभी हमने बात करी 39E जो बात करता है फिजिकल अब्यूज की, साथ में इसके बाद जो 39F है ये सीधे तौर पर बात करता है कि बच्चे का किसी तरीके का शारीरिक शोषण नहीं होना चाहिए और इसकी बातें करता है। तो 39E, 39F, साथ में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बड़ा ही चाइल्ड फ्रेंडली है, बच्चों के बारे में है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड की बात करता है। उसमें सेक्शन आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो साफ तौर पर जो ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करता है। जो आज आपने विषय उठाया है चाइल्ड अब्यूज, उसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा खतरा है बच्चों के लिए, क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के माध्यम से बच्चों को कई गलत कामों में इस्तेमाल किया जाता है। साथ में सेक्शन 23 जो है वो चाइल्ड लेबर पर 24, फिर आता है 24, उस आर्टिकल 24, उसमें हमने चाइल्ड लेबर और की बात करते हैं। तो ये जो 39E, 39F और 23, ये चारों आर्टिकल बच्चों की सुरक्षा की बात करते हैं। अभी आपने बात करी कि बच्चों के साथ जिस तरीके का मारपीट होती है, 1986 में पहले किशोर न्याय अधिनियम आया, JJ एक्ट आया, जिसमें हमने विशेषकर
बच्चों की बात करी। उसके बाद जो अभी वर्तमान में जो किशोर न्याय अधिनियम है वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। 15 जनवरी 2015 से ये भारत में ये कानून आ चुका है। इसमें स्पेशली दो तरीके की बच्चों की बात करी गई है। एक तो बच्चे होते हैं कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले, और जो दूसरे बच्चे होते हैं चाइल्ड इन नीड विद केयर। इन बच्चे चाइल्ड इन नीड विद केयर वाले बच्चों में इसकी जो इसमें सेक्शन 74 से लेके सेक्शन 84, 89 तक कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें विनीता जी में जैसा कि आपने सवाल उठाया, सेक्शन 74 और 75 की मैं यहाँ स्पेशली बात करना चाहूंगा। सेक्शन 75 ये कहता है कि बच्चे के ऊपर किसी भी तरीके की क्रुएल्टी कोई ऐसा व्यक्ति करता है, एनी पर्सन जिसकी कस्टडी में वो बच्चा है, तो वहां पर सेक्शन 75 लागू होगा। साथ में आईपीसी की दूसरी धाराएं तो ऐसे मामलों में लागू होंगी ही, लेकिन यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जिसकी कस्टडी में बच्चा है, यदि उसके साथ कोई क्रुएल्टी करता है तो वहां पर ये कानून लागू होता है। तो साथ में इसमें नशे के लिए यदि बच्चों को इस्तेमाल किया जाए तो भी उसके लिए किशोर न्याय अधिनियम में हम जो जे एक्ट की बात कर रहे हैं उसमें इस तरीके का प्रावधान है नशे का। देखिए बहुत विस्तारित है जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है विनीता जी, वो बहुत डिटेल्ड है। उसमें बच्चे को नशा खिलाते हैं तो एक अलग धारा है, उसको बच्चे को नशे में के ट्रांजिशन के लिए यूज किया जाए उसके लिए बिल्कुल अलग धारा है। और यही नहीं, यदि कोई टेररिस्ट यूनियन बच्चे के इस्तेमाल करती है तो उसके लिए भी सेक्शन 82, 83 में साफ तौर पर कहा गया है कि वहां पर भी पनिशमेंट है। तो जो भारत का जो कानून है उसमें काफी प्रावधान है। अभी हम लोग जैसा कि विनीता जी बात कर रहे हैं बच्चे के फिजिकल एब्यूज की बात, इसके बाद हम लोग विनीता जी जरूर आमंत्रित करना चाहेंगे जो बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज होते हैं उन पर भी हम विस्तार से बात करना चाहेंगे। जी 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 अभिषेक। सर एक ओके, सो सेक्सुअल अब्यूज के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इससे पहले मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बच्चों पे अब्यूजेस के प्रकार क्या हैं। इमोशनल हो गया, सेक्सुअल हो गया, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि साइकोलॉजिकल भी एक तरीके का अब्यूज़ होता है। उसको कहते हैं नेग्लेक्ट करना बच्चे को। तो मैं चाहूँगा कि सिर्फ सेक्सुअल अब्यूजेस को ही नहीं, हम हर तरीके के अब्यूजेस के बारे में यहाँ पर बात करें, क्योंकि कई बार हम बच्चे को अब्यूज़ कर रहे होते हैं, पता ही नहीं होता हम अब्यूज़ कर रहे हैं। पेरेंट्स, हम लोगों ने सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। यहाँ पर बहुत सारे मीम्स फेसबुक पर आते हैं, ट्विटर पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं कि आपने ऐसा कर दिया तो मम्मी की फ्लाइंग चप्पल उड़ती हुई आएगी और आपके मुंह पे लगेगी। बहुत सारे बच्चे इस बारे में बात करते हैं कि हमारे ज़माने में तो, जैसे मेरे एज ग्रुप के लोग बात करते हैं कि हमारे ज़माने में तो भाई जो मास्टर होता था वो जब तक मारता नहीं था ना तब तक खाना नहीं पचता था। मुर्गा बनाना बच्चे को, पीटना बच्चे को, ये आम था उस ज़माने में, हमारे ज़माने में, सर आपके ज़माने में, ठीक है। तो इस तरफ किसी को रियलाइज़ ही नहीं हुआ, आज तक रियलाइज़ नहीं होता कि जो हुआ था वो एक तरीके का अब्यूज़ था यार। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में प्लीज़ चर्चा करें और बताएं कि आप जो कर रहे हैं आपको पता भी नहीं है, बट उसका जो प्रभाव पड़ेगा आगे जाके उसके सामाजिक और उसके मानसिक व्यक्तित्व पर, उसके इमोशनल इंटेलिजेंस पे वो कितना बुरा पड़ेगा। तो इस तरफ थोड़ा सा आप गाइड करिए विभांशु जी प्लीज। हाँ जी अभिषेक जी, आपने एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया है कि जो कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चे के साथ जो जिस तरीके की जो मारपीट होती है स्पेशली स्कूल्स में या घर पर भी मारपीट होती है, उसके लिए भी जो प्रोविजंस है बिल्कुल साफ है। और ये किशोर न्याय अधिनियम तो है ही, साथ में अभिषेक जी हमारे यहाँ एक RT एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में। उसका सेक्शन 17 जो है स्कूलों में कॉर्पोरल पनिशमेंट पर रोक लगाने के लिए बात थी। जैसा कि आपने मेंटल हैरेसमेंट की भी बात करी, तो इस कानून में साफ तौर पर यह कहा गया कि फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट यदि बच्चे का को दिया जाता है स्कूल में, तो वहां पर उसके खिलाफ जो शिक्षक है उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, की जाएगी। तो भारत में अभी तक ऐसा कॉर्पोरल पनिशमेंट, हम बात करें अमेरिका में भी, तो अमेरिका में भी सभी राज्यों में अभी कॉर्पोरल पनिशमेंट के मामले में इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। भारत में अब CBSE ने भी अपने प्रोविजंस में साफ तौर पर कह रखा है
कि यदि बच्चे के साथ यदि स्कूल में किसी तरीके का कॉर्पोरल पनिशमेंट होता है तो शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अभिषेक जी आपने बच्चे के हर भावनाओं की बात करी, तो अभिषेक जी मैं जिस कानून की बात कर रहा था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो अध्याय 2 है और सेक्शन 3 है, उसमें 16 बातें, 16 पॉइंट्स हैं जिनको मैं छोटे में यहाँ पे बताना चाहूंगा। इसमें 16 सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो इस कानून के बारे में विस्तार से बोलते हैं। वो कहता है कि बच्चे का इनोसेंस बना रहना चाहिए। वो कहता है, दूसरे में कहता है सिद्धांत में कि बच्चे की डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कहता है कि बच्चे का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा सिद्धांत कहता है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा कहता है कि फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात जो बच्चा है उसका रेस्टोरेशन जो है फाइनली फैमिली में होना चाहिए। जैसे बच्चे का यदि कहीं अपहरण हो गया है तो उसको खोजकर तत्काल उसको परिवार तक पहुंचाया जाना चाहिए। छठा कहता है सेफ्टी का प्रिंसिपल, बच्चे की हर तरीके की सेफ्टी होनी चाहिए। साथ में जैसा कि 7वां कहता है पॉजिटिव मेजर्स होने चाहिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सारे पॉजिटिव मेजर्स होने चाहिए। और साथ में जो 8वां है वो कहता है कि गैर कलंकनी शब्द, मतलब बच्चे को अपमान करने वाले गैर कलंकनी शब्द अर्थात जैसे बच्चे को हम अपराधी नहीं बोल सकते। बच्चा मतलब अभिषेक जी, विनीता जी आप तो जानती हैं, 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति मतलब लड़का या लड़की, वो बच्चे की श्रेणी में आता है। तो उसके लिए किसी भी तरीके का गैर कलंकनी शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसा साफ तौर पर है। 9वां है नॉन वेवर ऑफ राइट्स। यदि बच्चा कोई किसी तरीके के विधि विरोधी काम में पाया जाता है तो उसके लाइफ टाइम उसके राइट्स वेवर किसी भी तरीके के नहीं होंगे। तो इस तरीके के हम लोग बात कर रहे थे। अभी हमने 9वां बात करा। 10वां जो अभिषेक जी आपने भी अपनी बात में उठाया था, 10वां सिद्धांत जो कहता है, अच्छा ये सिद्धांत जो है एक्ट में है, ये किसी रूल में या गाइडलाइंस में नहीं है। These are provided in the act, और एक्ट में that all are mandatory। कहता है इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए बच्चे के साथ। 11वां कहता है प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी भी उसका बहुत बड़ा प्रिंसिपल राइट है। 12वां है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, रिपेट्रिएशन है। 13वां रेस्टोरेशन होना चाहिए। फ्रेश स्टार्ट 14वां कहता है उसको फ्रेश स्टार्ट। 15वां कहता है जो है उसका प्रकरण तत्काल खत्म किया जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट 16वां दैट इज नेचुरल जस्टिस। तो मुझे लगता है जो अभिषेक जी आपने जो बात उठाई है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का जो तो जैसा कि हमको विभांशु जी ने बताया, 16 पॉइंट्स जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं होता है कि अगर आप इमोशनल डिस्ट्रेस बच्चे को दे रहे हो, अगर आपने किसी चीज़ के लिए उसे ब्लेम किया है। फॉर एग्जांपल मेरे एक बहुत ही क्लोज पॉइंट रिलेटिव है, उनके बारे में मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि उनके घर में उनके दादी जी को हार्ट अटैक आया, ठीक है, और उन्होंने गुस्से में या परेशानी में बच्चे को ये कह दिया कि ये तेरी वजह से आया है, राइट। सो उस टाइम उनको रियलाइज नहीं हुआ कि उनका बोला गया ये एक लफ्ज, एक शब्द उस बच्चे के दिल में, जहन में कैसा घाव कर जाएगा जो जिंदगी भर उसे परेशान करेगा। तो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि सिर्फ सेक्सुअल फिजिकल बच्चे को मारना यही अब्यूज नहीं होता है, राइट। अपब्रिंगिंग अगर आपने नहीं दी तो ये भी एक तरीके से अब्यूज ही है। अगर आपने उसकी परवरिश नहीं ढंग से करी, अगर आपने उसको हर चीज़ के लिए ब्लेम करा, इमोशनल उसको प्रेशर दिया, भले ही वो पढ़ाई के लिए हो, भले ही वो करियर के लिए हो, 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा हो, अगर आपने उसको किसी भी तरीके से प्रेशर आप देते हो या इमोशनल उस पर प्रेशर डालते हो, दैट इज एन अब्यूज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विनीता प्लीज टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन सो दैट हम लोग इस वार्ता को आगे बढ़ाएं।
विभांशु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आप इतने सारे टॉपिक्स आपने बताए, इतने सारे अब्यूजेस आपने बताए कि इतने इतने टाइप्स के हो सकते हैं, बच्चों की प्राइवेसी तक पर भी एक्ट बने हुए हैं। मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, जैसे सेक्सुअल अब्यूज की यदि बात की जाए, और जनरली हमारे यहाँ इंडिया में अगर हम देखें तो सेक्सुअल अब्यूज वाले ही सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड होते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि हमें बच्चों को भी इसके बारे में थोड़ी एजुकेशन देनी चाहिए, और अगर देनी चाहिए तो वो कौन सी एज होना चाहिए जब हमें बच्चों को इस विषय की जानकारी देना चाहिए कि ये अगर आपके साथ में कुछ होता है तो प्लीज अपने पेरेंट्स से बात करें, अपने अगर स्कूल में है तो अपने टीचर्स को बताएं, तो वो क्या एज होनी चाहिए? देखिए विनीता जी, ऐसा स्पेसिफिक मैं तो एज को नहीं बता सकूंगा, क्योंकि ये बड़ा काउंसलर्स का लेवल का विषय है कि ये काउंसलर्स समझें। काउंसलर के लेवल पे ये तय होना चाहिए कि कौन सा बच्चा इस समझ को समझता है और उसको दिया जाना चाहिए। जहां तक मैं जिस कानून की बात कर रहा था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, इसमें बाकायदा इसमें देयर इज अ प्रोविजन इन दिस एक्ट कि इस कानून का प्रचार प्रसार होना चाहिए, पब्लिसिटी होनी चाहिए एट ऑल लेवल्स एंड ऑल सेक्टर्स। मतलब हर स्तर पर, चाहे वो किसी भी स्तर का कर्मचारी हो, उसको इस कानून की जानकारी पब्लिक में होना चाहिए। और साथ में ये बोला गया है एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब एक स्कूल में एक प्रोग्राम कर दिया उससे काम नहीं चलेगा, लगातार इसकी अवेयरनेस इस कानून की होती रहनी चाहिए। और ऐसी कुछ फिल्में भी बच्चों के स्कूलों में दिखाई जाती हैं। मैं विनीता जी बस इसमें ये एक सुझाव जरूर देना चाहता हूं कि मास बच्चों के स्कूल में यदि कोई इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है तो मास प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, बट उसको एक ग्रुप में होना चाहिए, काउंसलर्स की मदद से होना चाहिए। इस तरीके से मास प्रोग्राम की तरह से यदि होता है तो बच्चे अपने सवाल नहीं उठा पाते और बातचीत करने से संकोच करते हैं। तो ये एक विषय इसमें आता है जो बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल राइटली कहा आपने, क्योंकि कई बार जब मास देखता है तो अभिषेक जी, विनीता जी, और कई बार मास देख के या भीड़ देख के या क्राउड देख करके बच्चा उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता, वो अपनी बात नहीं बता पाता। जैसे हमारे पास भी अगर बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं या पेरेंट उनको लेकर आते हैं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि पेरेंट्स बाद में आए, पहले मैं बच्चे से बात करूँ, उसके बाद मैं पेरेंट्स से बात करूँ, फिर दोनों की बैठा करके मैं साथ में काउंसलिंग करूँ, ताकि इंडिविजुअली बच्चा भी अपने बारे में बता सके, पेरेंट्स भी अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, और फिर जब हम दोनों को साथ में रख करके यदि उनकी काउंसलिंग करें तो वो दोनों को अच्छे से समझ सके। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इस विषय की अगर एजुकेशन होती है तो मास में यदि कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्लोज ग्रुप होना चाहिए। और साथ ही अगर आप उसको बच्चे के 1-to-1 यदि काउंसलिंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और काउंसलर के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी विभांशु जी, जैसे कि हमारे यहाँ पर इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं ऐसे केसेस, पेरेंट्स को वो कौन सी जानकारी होना चाहिए जिससे कि अगर ऐसा कुछ भी उनको नोटिस में आता है, या बच्चे के ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जैसे वो अगर पेरेंट्स को पता चलते हैं तो वो तुरंत इस चीज को रजिस्टर करें, या काउंसलर्स की हेल्प लें, या फिर पुलिस प्रोटेक्शन की हेल्प लें, वो कौन से लक्षण है पता होना चाहिए हमें? जी विनीता जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। ऐसी घटना किसी भी परिवार में किसी भी समय किसी भी दिन हो सकती है। मैं मुंबई की एक घटना बताना चाहूंगा। 2013 की ये घटना है। हुआ ये था कि मैं ये घटना इसे बता रहा हूँ कि लोग समझ लें कि कब और कैसी परिस्थिति में बच्चे के साथ कब और कहाँ कैसा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो जाएगा उसे नहीं मालूम है। एक नर्सरी का बच्चा था, बस से स्कूल आता जाता था। अपनी माँ से एक दिन आकर वो कहता है कि मम्मी, मेरे जो कंडक्टर अंकल हैं वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं और वो मुझे अपनी सीट में अपने साथ बैठाकर लाते हैं। तो जब इस बात को मम्मी ने नोटिस किया तो मम्मी ने बच्ची के पिता से बोला, दोनों ने मिलकर उस बच्चे को ले जाकर बात करी। इट इज अ रियल केस। और जब ये मालूम पड़ा कि जो कंडक्टर थे वो अपने गोद में बच्चे को बिठाते थे और उसके मुंह पर जो है वो किस करते थे। अब देखिए यहाँ बच्चे के साथ क्या था कि बच्चे को ये मालूम ही नहीं कि उसका सेक्सुअल अब्यूज किया जा रहा है।
तो ऐसी घटनाएं, तो माता पिता को बच्चा क्या बोल रहा है और उसके पीछे क्या दूसरों का भाव हो सकता है, इसको बहुत समझना बहुत जरूरी है। यदि वो उस दिन माता पिता अलर्ट नहीं होते तो एक बड़ा केस सामने नहीं आता। और विनीता जी, ये केस जैसे ही मेरी जानकारी में आया तो मैंने पूरे देश में जो बसेस हैं उनमें सीसीटीवी लगाने की बड़ी मांग करी, और बाद में आप देखते हैं कि आजकल स्कूल बसेस में सीसीटीवी लगाया जाता है। ये उसी केस के बाद मैंने पूरे देश में इस बात को रखा था। इसी तरह एक केस, जैसा कि आपने बोला कि माता पिता को क्या मालूम होना चाहिए, माता पिता को साफ तौर पर ये मालूम होना चाहिए कि ये जो पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, इसमें सेक्शन 19 जो है वो साफ तौर पर कहता है कि इट इज मैंडेटरी कंप्लेंट। किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो माता पिता हो या मैं हूं, आप हो, या स्कूल का प्रिंसिपल हो, टीचर हो, गार्ड हो, हर व्यक्ति की ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उसके पास यदि कोई बच्चा अपनी सेक्सुअल अब्यूज की शिकायत लेकर आता है तो उसे उस शिकायत को आगे बढ़ाना होगा, पुलिस तक उस शिकायत को लेकर जाना होगा। विनीता जी, यहाँ पर एक और बड़ी बात हुई है कि ये कानून साफ तौर पर कहता है कि यदि पुलिस शिकायत नहीं लिखती है तो पुलिस के ऊपर भी सजा का प्रावधान, 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है यदि दे डोंट रजिस्टर FIR। तो ऐसे में मैं एक डॉक्टर का भी किस्सा बताना चाहूंगा, मुंबई का, मुंबई नहीं, बेंगलोर का, जिसमें मैं फिर कई बेंगलोर के चैनल में गया था। एक नर्सरी की बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है। वो अपनी मम्मी को अपनी स्थिति बताती है, मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है। ये स्पेशली विनीता जी, अभिषेक जी, आपके उन दर्शकों के लिए है, दोज आर डॉक्टर्स, उनके लिए कितने कड़े प्रोविजन इस कानून में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो जब वो बच्ची मम्मी के साथ डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर इस बात को नोटिस करता है कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, लेकिन वो उसकी बच्ची की मम्मी को वो डॉक्टर नहीं बताते कि उसका सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। देखिए, एक छोटी सी गलती डॉक्टर की कितनी बड़ी गलती साबित हो गई कि उसी स्कूल में दोबारा उसी बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ और बच्ची ने इस संसार को छोड़ दिया। यदि उस समय डॉक्टर तत्काल उसकी मम्मी को बता देते कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो पुलिस केस रजिस्टर होता और जो अपराधी था वो दोबारा उस कृत्य को नहीं करता। ऐसे में उस डॉक्टर के खिलाफ भी सेक्शन 19 और सेक्शन 21 ऑफ द पॉक्सो एक्ट हैज बीन रजिस्टर्ड। और ये इसलिए डॉक्टर्स को भी यदि ऐसा कोई केस उनके हाथ में आता है तो उसको तत्काल रजिस्टर करें। एक और रियल केस इसलिए विनीता जी बताना चाह रहा हूं कि लोगों को ये ना लगे कि ये सिर्फ सेक्शन ऑफ द एक्ट है, बल्कि दे आर अप्लाइड टू। ऐसे ही एक स्टेट के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के पास एक बच्ची शिकायत लेकर आती है कि मेरे साथ एक फलाना व्यक्ति छेड़छाड़ कर रहा है। प्रिंसिपल उस शिकायत को अपने ड्रॉर में डाल के ये सोचता है कि यदि इट इज अ केस ऑफ ए सिंपल सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो वो ड्रॉर में डाल देता है। कुछ दिन बाद वो बच्ची उसी छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। तो जब ये बात सामने आती है कि प्रिंसिपल को उस बच्ची ने पहले ही शिकायत करी थी, तो ऐसे में उस प्राचार्य महोदय के ऊपर पॉक्सो एक्ट की धारा 19 और 21 की सजा का प्रोविजन किया गया। तो इट इज ए मैंडेटरी, कंप्लेंट इज ए मैंडेटरी। तो पालक बिल्कुल भी ना डरें और ये भी ध्यान रखें, यदि उनके पास भी कोई शिकायत आती है और उन्होंने इस बच्चे के साथ होने वाले अपराध को दबाने की कोशिश करी तो उनके भी खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई कर सकती है। बाल आयोग है, पुलिस है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो विनीता जी, मैं ये आपकी बात से लोगों को बताना चाहता हूं कि इट इज मैंडेटरी टू कंप्लेंट सेक्सुअल अब्यूज। जी विनीता जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने ये जानकारी बताई है। अभिषेक, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर सर? सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। सबसे पहले एक मैं बात पूछूंगा कि जिस बच्ची के बारे में आपने बताया उसकी उस टाइम पे उम्र क्या थी? वो बिल्कुल नर्सरी की बच्ची थी।
बिल्कुल नर्सरी, आप ये समझ लें 7 साल से कम उम्र की बच्ची थी। 4, 5 यानी कि 5 years, यानी कि 3 to 5 तीन जी चार साल की बिल्कुल। बच्ची, क्योंकि नर्सरी में आजकल बच्चों को नर्सरी में आजकल हम लोग 2.5-3 साल के होते ही हम लोग ये सोच लेते हैं कि अब जिम्मेदारी हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, स्कूल भेजते हैं, प्राइमरी प्रेप, अब तो पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया सर। क्योंकि हम बच्चों को 2.5-3 साल के होते ही, जब बच्चे को बोलना भी नहीं आता ढंग से, हम उसे घर से बाहर निकालने लग जाते हैं, भेजने लग जाते हैं, तब कितनी जिम्मेदारी बनती है एक इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट करने की जहां पर काउंसलर्स हों स्कूल्स के अंदर, जहां पर बच्चों को सुना जाए, क्योंकि 3-4 साल के बच्चे को नहीं पता है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ये प्यार है, लस्ट है, सेक्सुअल अब्यूज है, एक माँ का गोदी में उठाना और किसी अंकल का गोदी में उठाने में क्या फर्क है। तो वी नीड टू बिल्ड एन इकोसिस्टम एंड अपॉइंट ट्रेन्ड काउंसलर्स स्पेशली इन स्कूल्स। सो इस बारे में आप थोड़ा सा गाइड करिए कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है और क्या क्या आवश्यकता है, क्या करना चाहिए। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए बच्चा बहुत मासूम होता है, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं बच्चा बड़ा वल्नरेबल होता है, आघात योग्य होता है, वो एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट होता है, क्योंकि वो अपने साथ होने वाले अपराध को नहीं उठा पाता, नहीं शिकायत कर पाता, नहीं बता पाता, इसलिए अपराधियों के लिए जो ऐसे लोग होते हैं, दुर्दांत लोग होते हैं, शैतान होते हैं, उनका शिकार हो जाता है। तो ऐसे में बच्चे को बचाने के लिए देखिए अभिषेक जी 5 पहरेदार होते हैं। पहला पहरेदार है सरकार, सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। दूसरा है समाज, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। तीसरा है संस्थाएं, संस्थाएं मतलब स्कूल या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरा। चौथा मीडिया, मीडिया को भी बच्चे की सुरक्षा के लिए जागरूक होना चाहिए। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है परिवार। जब तक अभिषेक जी ये पांचों पहरेदार सतर्क नहीं होंगे तो हमारी ये जो 5 उंगलियां हैं ये हमारे 5 पहरेदार हैं, और ये बच्चा हमारे सेंटर पॉइंट में है अभिषेक जी, विनीता जी। यदि हम चाहते हैं ये बच्चा यहाँ पर सेफ रहे तो हमारी 5 उंगलियों को मुट्ठी बंधकर बच्चे को अंदर सुरक्षित रखना होगा, यदि हमें उन्हें सुरक्षित रखना है। अभी ऐसे अभिषेक जी आपने जो बात करी काउंसलर्स की, सबसे दुख की बात है, विनीता जी तो बहुत अच्छी तरह जानती होंगी, स्कूलों में काउंसलर्स जो है वो दे आर बीन ऑर्नामेंटल, वो सिर्फ ऑर्नामेंटल होते हैं, घोस्ट होते हैं, वो सिर्फ रिकॉर्ड्स में होते हैं, दे आर नॉट बीन यूज्ड। तो इसके लिए भी मैंने काफी, जब मैं चाइल्ड कमीशन में था, मैंने काफी बड़ी आवाज उठाई, और ये पूरे देश में जो काउंसलर्स, स्कूलों में काउंसलर रखने की आवाज भी मेरी उठाई हुई है, जिसके बाद सरकार ने ऑर्डर किया। लेकिन मैं अपनी ही बात का खंडन करता हूं कि आदेश तो हो गया, लेकिन आज भी भारत के स्कूलों में या तो काउंसलर नहीं है तो दे आर ऑर्नामेंटल, दे आर ऑन द बुक्स, नॉट ऑन द वर्क। तो जब तक हम इस बात को जिम्मेदारी से उन काउंसलर्स के महत्व को नहीं समझेंगे, काउंसलर्स के महत्व को समझना अभिषेक जी इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चा जो है वो केक की तरह होता है, केक, इट्स ए सॉफ्ट लाइक ए केक, और यदि हम केक को सही तरीके से नहीं हैंडल करते हैं तो उसका शेप बिगड़ जाएगा फॉर एवर। तो यदि जिस तरह हम केक को हैंडलिंग करते हैं, सॉफ्टली हैंडलिंग करते हैं, उसी तरह उस बच्चे की सॉफ्ट हैंडलिंग के लिए कभी कभी माता पिता से भी ज्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड काउंसलर होते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। माता पिता भी जो शो, पेरेंट्स भी जो इस शो को देख रहे हैं, वो भी इस बात को समझ लें कि यदि ऐसी कभी भी स्थिति आती है तो देयर आर फ्रीलांस काउंसलर्स, आप उनकी मदद लें। काउंसलर से मदद लेना बच्चे के हित में है, परिवार के हित में है। अभिषेक जी, अगला सवाल। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चा, मैं तो कहूँगा कि हम लोग कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि निश्चल होते हैं, कोई छल कपट नहीं होता, पानी की तरह होते हैं, जिस ग्लास में डालोगे, जिस शेप के बर्तन में डालोगे वैसे वो ढल जाएंगे। हैविंग सेड दैट सर, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि मीडिया और मूवीज़ जो सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, करोड़ों लोग थिएटर्स में जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स आते हैं, चैनल्स आते हैं, कोई बात ही नहीं करता इस बारे में, कोई चाइल्ड अब्यूज का इशू रेज ही नहीं कर रहा है।
मूवी बन जाती है, ऐसा दिखाते हैं कि बच्ची के साथ हो गया तो उसका बड़ा भाई गुंडों से लड़ने जा रहा है। ये तो बताया नहीं कि सोच क्या थी उस बच्ची पे, क्या गुजरी। इसको खकोला ही नहीं जा रहा, टटोला ही नहीं जा रहा। तो मीडिया का और मूवीज का क्या रोल है और उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, ये आपसे जानना चाहिए प्लीज। बहुत अच्छा अभिषेक जी आपने सवाल किया। ये जो बच्चों को लेकर मूवी में दो तरीके की बातें हैं। एक आपने बात उठाई कि मीडिया जो है, मूवी जो है बच्चों की सुरक्षा के संबंध में इश्यूज उठाएं, क्योंकि जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि इस एक्ट में देयर इज अ प्रोविजन कि रेगुलर इंटरवल में इसका प्रचार प्रसार इस कानून का होना चाहिए। तो मीडिया, अब मूवी का एक और पक्ष है अभिषेक जी, वो ये पक्ष है कि बच्चों का शोषण मूवी में बहुत होता है। इस संबंध में मैं आपको एक केस बताना चाहूंगा। अभिषेक जी, एक गिप्पी फिल्म आई थी, मैं उसका वो डायलॉग यहाँ कोट नहीं करूंगा, क्योंकि जो पॉक्सो एक्ट है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, अभिषेक जी, जो सेक्सुअल अब्यूज होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है सेक्सुअल असॉल्ट, दूसरा होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, और तीसरा होता है पोर्नोग्राफी, अर्थात अश्लीलता से बच्चे को बचाना। तो जब हम अश्लीलता की बात करते हैं तो अश्लीलता में बच्चे के लिए 2 बातें कही गई हैं कि बच्चे के संबंध में कोई अश्लील पोर्नोग्राफी चीज आप बना भी नहीं सकते, और जितने दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं और जिनके पास भी मोबाइल है, उनको इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि ये जो पॉक्सो एक्ट में, इसमें स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्न मूवीज आर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। यदि आपके मोबाइल में बच्चे का कोई पोर्न वीडियो है तो उस पे भी आपको सजा हो सकती है। यदि आपने उसको सेव भी कर लिया, देख भी लिया, तो सजा हो सकती है। स्टोरेज इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड, पनिशेबल। अब मैं आपको जैसी एक फिल्म की बात कर रहा था, फिल्म गिप्पी, इस एक्ट की ताकत में बनाना चाहूंगा मैं। अभिषेक जी, मैं कहता हूं आ गया है देखो बॉडीगार्ड। ये जो कानून है पॉक्सो एक्ट, ये बच्चों का बॉडीगार्ड है। कैसे ये बच्चों का बॉडीगार्ड है, कितनी छोटी छोटी बातों में बच्चों का बॉडीगार्ड है। अभिषेक जी, मुझे 3-4 मिनट और देंगे तो मैं पूरी इस बात को उल्लेख करूं क्या, उस फिल्म के बारे में बताना चाहूंगा। तो गिप्पी फिल्म आई 2013 में, एक फिल्म आई गिप्पी, धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म थी। मैं उस डायलॉग को यहां नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि वो डायलॉग बोलते साथ ही मैं भी उसका अपराधी माना जाऊंगा। उसमें एक मासूम 13 साल की बच्ची अपने एक प्राइवेट पार्ट के बारे में कोई स्टेटमेंट देती है। जब मैं उस फिल्म का मैंने ट्रेलर सिनेमा हॉल में देखा, तब मुझे लगा कि ये बिल्कुल गलत है, और इस तरीके का जो द्विअर्थी डायलॉग है, यदि ये सोसाइटी में चला गया तो बच्चों के साथ छेड़छाड़ करने में इस डायलॉग का इस्तेमाल होगा। उस बात को लेकर मैंने सेंसर बोर्ड को चिट्ठी लिखी। बहुत सीरियस इशू बताना चाह रहा हूं, यदि फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग इस बात को सुन रहे हैं तो वो ध्यान रखें, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का फिल्मों में दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। यदि आपने किया तो कैसी कार्रवाई हो सकती है, उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। धर्मा प्रोडक्शन बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उसके खिलाफ मैंने वहां पर शिकायत करी सेंसर बोर्ड को। सेंसर बोर्ड से मेरे पास सिर्फ 20 दिन थे अभिषेक जी, फिल्म रिलीज होने वाली थी। मेरी चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सेंसर बोर्ड से। आई वेंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास में गया दिल्ली, अपने खर्चे से मैं मिलने गया, और मैंने वहां पे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से समय मांगा, और मैंने कहा कि सर, एक ये फिल्म है गिप्पी, इसमें बच्चे का जो संवाद है, डायलॉग है, वो अशोभनीय है, और पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि बच्चे से अशोभनीय डायलॉग नहीं बुलवाया जा सकता, दिस इज अ लॉ। तो वहां सेक्रेटरी आईएनबी ने कहा कि जो हमारा जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है 1952, उसमें सेंसर बोर्ड जो है वो स्वायत्त संस्था है, हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तब मैंने उनको बताया कि जो पॉक्सो एक्ट है उसकी धारा 42 को सेक्शन 42A कहती है कि इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, अर्थात पॉक्सो एक्ट जो है
सोनोमेटोग्राफी एक्ट 1952 के ऊपर है, सुपरसीड करेगी, ओवरराइट करेगी। और पॉक्सो एक्ट में लिखा है कि बच्चे का अशोभनीय उपयोग नहीं किया जा सकता। विनीता जी, मैं वापस आ गया अपनी शिकायत देकर, और सेक्रेटरी INB ने डायरेक्टर फिल्म डिवीजन को बताया, पूरी बात को उल्लेख किया। मैं लौटकर घर आ गया, फिल्म रिलीज हो गई। मेरे पास 13 जुलाई को एक पत्र आता है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था, ये सेंसर बोर्ड का लेटर है। भारत के इतिहास में विनीता जी पहली बार सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद किसी की आपत्ति पर ऑफिशियली कोई डायलॉग हटाया गया है। दिस इज ए लेटर फ्रॉम सेंसर बोर्ड। मैंने वो हिस्सा डार्क कर दिया है जो मुझे आप लोगों को नहीं पब्लिक को नहीं दिखाना चाहिए। और विनीता जी, इट्स ए क्लैप, क्योंकि आ गया है देखो बॉडीगार्ड। ये सिर्फ इस कानून की वजह से संभव। मैंने प्रोसेस किया, लेकिन सिर्फ ये कानून है। तो विनीता जी, ये कानून बहुत कड़ा कानून है। यदि इस कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए तो इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी सुरक्षा भी बच्चे को प्रदान की जा सकती है। फिर अंत में लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो बिल्कुल इस बात से अलर्ट हो जाएं, बच्चे का कोई भी अश्लील वीडियो बनाए नहीं, और किसी ने बनाकर भी उनके पास भेजा है तो उसे स्टोर नहीं करें। साथ में अभी परसों ही हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है, वो और सुन लें सभी लोग। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। अभिषेक जी, विनीता जी, इसको गलत अर्थों में नहीं लिया जाना चाहिए। दे आर ऑल माई फ्रेंड्स, दे आर फेसबुक फ्रेंड्स। परसों हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप के ग्रुप में यदि कोई भी ऐसी अश्लील सामग्री बच्चे के संबंध में आ रही है तो एडमिन सहित ऑल व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पनिशमेंट। ऑल मेंबर्स, चाहे उन्होंने देखा हो या ना देखा हो। एडमिन नहीं मैडम, विनीता जी, अभिषेक जी, नॉट एडमिन, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डरा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये कानून बहुत कड़ा है। आपने देखा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी हस्ती, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा, बहुत राजस्थान में उनकी गिरफ्तारी हुई, हर स्तर पर आज तक उनको जमानत नहीं मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉक्सो एक्ट। जी जी सर, जैसा आपने बोला कि मैं डरा नहीं रहा हूं, तो मैं यही कहूंगा कि सर आप डराइए, क्योंकि ये डर जरूरी है, आवश्यक है और डर होना चाहिए। विनीता जी, आपका सवाल था, मैंने बीच में टोक दिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। प्लीज कंटिन्यू करिए, अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सो मच हमें हमारे बॉडीगार्ड के बारे में बताने के लिए विभांशु जी, क्योंकि आजकल एक ऐप भी आया है, द बॉडीगार्ड ऐप, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे विभांशु जी? बॉडीगार्ड ऐप, ये हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है जी। बॉडीगार्ड ऐप वैसे मैंने तो नहीं देखा, बट मैं तो ये, क्योंकि मैं ये कानून 2012 से पूरे देश में पढ़ा रहा हूँ, पॉक्सो एक्ट। मैं 1000 से ज्यादा वर्कशॉप ले चुका हूँ, जिसमें IAS ऑफिसर्स की बैचेस देता हूँ, IPS ऑफिसर्स के बैचेस देता हूँ, कलेक्टर्स के बैचेस देता हूँ, DIG IG स्तर के लोगों के, जजेस को भी मैं पॉक्सो एक्ट पढ़ाता हूँ। तो मैं जब से 2012 से ही इस बॉडीगार्ड के बारे में लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और बॉडीगार्ड, मैं जहां तक बॉडीगार्ड का मतलब समझता हूँ, बॉडीगार्ड मतलब हर उस विपत्ति से बच्चे को बचाने वाला ऐप, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, या किसी भी तरीके की सुरक्षा बच्चे को देने वाला जो ऐप होगा वो बॉडीगार्ड होगा। मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक सुरक्षा देने वाला ऐप, दैट इज बॉडीगार्ड। ट्रू। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन तो नहीं है, ये उन्होंने डाला कि वी हैव यू एंड ए एंड अदर कंटेंट कैटेगरी, बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वी मस्ट ऐड ए और ए फॉर अब्यूज। ये सही है विभांशु जी?
अब मैं एक बार इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं कि क्या होता है। नॉर्मली जब हम थिएटर में मूवीज को लगाते हैं तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, यूए सर्टिफिकेट मिलता है। ए सर्टिफिकेट उन मूवीज के लिए मिलता है जो अडल्ट मूवीज होती हैं, यूए सर्टिफिकेट उनके लिए होता है जो अंडर सुपरविजन देखनी होती है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, यहाँ पर ये सर्टिफिकेशंस नहीं होते, आप जो चाहे डाल सकते हैं। तो इसके बारे में आपके राय हम जानना चाहेंगे। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे किस तरीके से इसको रेगुलेट कर सकते हैं, क्या कोई एप्लीकेशन ऐसा बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई एप्लीकेशन अभी मौजूद नहीं है जो इस चीज को ट्रैक कर पाए। तो उन सब के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। जी, बड़ा अच्छा सवाल किया। मिस्टर गोविंदाचार्य एक भारत के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का केस लगा रखा है कि जो डिजिटल वर्ल्ड में जो बच्चों से जुड़ी हुई अश्लील सामग्रियां हैं उसको हटाया जाना चाहिए। इससे जुड़ा एक और बात मैं बताऊं, ये तो आप सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मैं उस फिल्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं जब चाइल्ड कमीशन में था तब मैं देखता था कि अखबारों में सिनेमा फिल्म का प्रमोशन होता था, पोस्टर आता था, और अखबार में उस फिल्म का पोस्टर में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था, जबकि वो फिल्म एडल्ट थी। अब ऐसे में क्या होता है, जब माता पिता बच्चे के साथ, आजकल मल्टीप्लेक्स में बहुत सेफ्टी नहीं देखी जाती है, अंदर घुसने का एक ही एंट्री होती है और बच्चा अंदर चला गया, टिकट लिया जा चुका है, तो फिर बच्चा जाकर अंदर बैठ जाता है। तो कहीं भी अब जो है दौर ये ऐसा चल रहा है कि फिल्मों में भी पोस्टर्स और बैनर्स में कहीं भी एडल्ट नहीं लिखा जाता, जबकि सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 साफ तौर पर कहता है कि जितने पब्लिसिटी मटेरियल्स हैं, जितने भी पब्लिसिटी मटेरियल्स हैं, उनमें ये लिखना बहुत जरूरी है। तो कहीं भी ए का इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने इस बात को और गंभीर विषय से इस तरीके से उठाया था कि मैंने एक बात रखी हुई है भारत सरकार के सामने कि जो सेंसर बोर्ड होता है उसमें जो सर्टिफिकेशन होता है उसमें एक चाइल्ड एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, जो इस बात को, जब फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल रहा हो तो ये इस बात को देखे कि उस फिल्म में किसी भी तरीके का ऐसा सीन तो नहीं जा रहा जो बच्चे को सीधे तौर पर हर्ट कर रहा हो। तो ये बड़े दुख की बात है कि बच्चों को ऐसी तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं डिजिटल वर्ल्ड में जो शायद उनको नहीं देखना चाहिए, और इसको रोकने के लिए कड़े कानून की बात होनी चाहिए। अभी जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है, 1952, उसमें काफी सुधार की जरूरत है। मुझे लगता है कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट में चूंकि सिनेमा डिजिटल वर्ल्ड में भी आ गई हैं और ओटीजी जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें रिलीज होती हैं, तो अब इस कानून में बड़े विस्तार की जरूरत है और एक नए तरीके से इस कानून को परिभाषित किया जाए जिससे बच्चे का होने वाला लैंगिक शोषण हम पूरी तरीके से रोक सकें। जी अभिषेक जी। सर, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। जब भी बच्चे के ऊपर ऐसी कोई घटना होती है, चाहे वो फिजिकल अब्यूज है, वो चाइल्ड अब्यूज है, या किसी भी तरह का उसके ऊपर असॉल्टेशन होता है, उसकी आगे की आने वाली लाइफ पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है? हमने, आपको शायद याद होगा, कुछ सालों पहले एक केस रजिस्टर्ड हुआ था भोपाल में। उसमें उस लड़के ने अपने पेरेंट्स को मार दिया था एंड देन उसको अपने गार्डन में गाड़ दिया था। देन उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा और अपने ही घर में उसका चबूतरा बनाया और बेड बना दिया गया उसको। देन उसकी जब हिस्ट्री छानी गई, उसको पकड़ा गया, तो पता चला कि वो बचपन से अकेला रहा है, नेग्लिजेंस उसके साथ हुई है, वो अपनी बातें अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करता था। इस कारण से शायद उसके दिमाग में कुछ चीजें भरती चली गई और उसने इस चीजों को आगे ले जाकर के उसको क्राइम में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बच्चे पर आगे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल विनीता जी, ये बड़ी महत्व की बात है कि जब वो कोई व्यक्ति छोटा होता है, जब वो उसके साथ किसी तरीके की घटना होती है, तब उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं होती है कि वो उस बात का प्रतिकार कर सके। और आने वाले समय में जब उसके शरीर में ताकत आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, तब उसी विकार को वो आगे चलकर किसी दूसरे परिणाम में, दूसरे
ऐसे गलत काम में या ऐसे गैर कानूनी काम में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लेता है। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को हमें रेगुलर तौर पर उनको गाइड करते रहना चाहिए। और जैसा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 भी साफ तौर पर कहता है कि जो रिहेबिलिटेशन है बच्चे का, उसमें जो हमने जो 16 सिद्धांत साफ शुरू में बात किए थे, उन 16 सिद्धांतों में भी इस बात को साफ तौर पर रिपेट्रिएशन और रेस्टोरेशन की बात कही गई है। और यहाँ तक कहा गया है कि उसने यदि कोई उसकी कोई घटना उसकी बचपन में हुई है तो उसका असर उसकी आगे वाली जिंदगी में नहीं होना चाहिए। और इसमें एक बड़ा मुद्दा आता है कि जब बच्चे के साथ कोई अपराध हो या बच्चे के द्वारा कोई अपराध किया जा रहा हो, वहां पर यदि हम पॉक्सो एक्ट की बात करें तो वहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि मीडिया पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, बच्चे का नाम सार्वजनिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि बच्चे का नाम सार्वजनिक होता है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, तो उससे आगे चलकर उसको अपने जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको यहाँ तमाम आपके चूंकि सोशल अवेयरनेस वाले लोग हैं, डिजिटल वर्ल्ड का तमाम आपके श्रोता दर्शक यूज करते हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि कश्मीर में एक बच्ची का बहुत बड़ा मामला उठा था, उसका मैं अभी यहाँ केस नाम से नहीं यूज कर रहा हूं। उसमें भारत के 12 बड़े बड़े न्यूज चैनल ने उस बच्ची का नाम सार्वजनिक कर दिया था, पब्लिक डोमेन में डाल दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने सू मोटो नोटिस उसमें लिया, दिल्ली हाई कोर्ट की जज ने, और 12 बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को 10-10 लाख रुपए का इस बात के लिए जुर्माना किया कि आपके द्वारा बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करी गई है, कृपया 10 लाख रुपए, हालांकि वैसे सजा का प्रावधान है, 6 महीने की सजा का प्रावधान है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी में, बट लेकिन वहां पर हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये बच्चे के वेलफेयर के लिए ये पैसा आप लोग जो है जमा कराएं। तो आइडेंटिटी डिस्क्लोजर ऑफ द चाइल्ड, ये हमको बिल्कुल इससे बचना होगा, क्योंकि यदि बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है तो उससे जैसा कि विनीता जी आपने कहा कि उससे आगे का जीवन इससे प्रभावित हो सकता है। हमें माता पिता को भी चाहिए, उनके परिवार में कोई ऐसी घटना हुई है तो बच्चे को काउंसलर के पास लेके जाएं, और 1098 में फोन करके मदद भी ले सकते हैं बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना हुई है। और काउंसलर्स की सरकार को हर जिले में विनीता जी एक समिति होती है जिसका नाम होता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, CWC उसको बोलते हैं। उस कमेटी में बच्चों के विशेषज्ञ होते हैं और बच्चों से जुड़े हुए मामले में ये जो कमेटी होती है इसके एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। कुछ मामलों में ये जो कमेटी होती है CWC, ये परिवारों के भी ऊपर होती है, माता पिता के भी ऊपर होती है। कौन से मामलों में होती है मैं आपको बता दूं, जहां किसी घर में बच्चे के साथ अपराध हुआ है, ताऊ ने, चाचा ने या कोई मौसा ने, मामा ने किया है, तो ऐसे में यदि उस बच्चे को उस परिवार में नहीं रखा जाना है तो ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिसाइड कर सकती है कि उसको उस बच्चे को कहाँ रखा जाए जिससे कि वो बच्चा परिवार से दूर हो, क्योंकि जहां उसके साथ अपराध हुआ है वहां वो बच्चा दोबारा सेफ नहीं है। तो इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अलग स्थान देख सकती है। तो ऐसे में बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, उनकी काउंसलिंग का बड़ा महत्व है जिसका हमें पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। अभिषेक जी, अगला सवाल। सर, ये आज का मेरा आखिरी सवाल होगा कि आपने मुझे ये बताया कि हम लोगों को आपने गाइड करा कि क्या क्या एक्ट है, किस किस तरीके से सज़ा हो सकती है, अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है, आपने वो बताया। अब मैं आपको चाहूँगा कि इस सेशन को कंक्लूड करते हुए आप ये बताएं कि सॉल्यूशन क्या है, बच्चों से बात कैसे की जाए, जो बच्चा अभी 3 साल का है, 4 साल का है, उसको कैसे समझाया जाए, कैसे बच्चों को ह्यूमरस वे में या मजाक के वे में या खेल कूद के जरिए ये बताया जाए, किस तरह एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ को लाया जाए, किस तरह काउंसलर्स को हम एस्टेब्लिश करें, मतलब इस ओवरऑल प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन आप दीजिए। और हम चाहेंगे कि आप प्लीज़ इसके रीजंस पर भी बात करें और सॉल्यूशन भी दें कि इसका ये सॉल्यूशन है, इसका ये सॉल्यूशन है, एंड देन फिर हम इस शो को, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई मीन। हाँ जी जी जी, अभिषेक जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। देश में बच्चों के संबंध में कानून है, बच्चों के संबंध में योजनाएं हैं,
लेकिन जरूरत है तो उनको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए। अभिषेक जी, मैं ये भी मानता हूं कि विनीता जी दोनों के सामने इस बात को मैं मानता हूं कि धरती पर अच्छे लोगों की संख्या अधिक है और बुरे लोगों की संख्या कम है। यदि अच्छे लोग बच्चों की सुरक्षा के लिए आगे आए तो बुरे लोगों से मुकाबला किया जा सकता है। अब बात, जैसा कि अभिषेक जी ने सवाल किया कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चा सुरक्षित हो, तो निश्चित ये फिर वही सवाल आता है कि बच्चे को उसके ऐसे माता पिता के लिए इसमें सबसे देखें तो हम बच्चा किन किन स्तर पर संपर्क में आता है। बच्चे की शिक्षा कहाँ होती है? बच्चे की शिक्षा परिवार में होती है, बच्चे की शिक्षा समाज में होती है, बच्चे की शिक्षा स्कूल में होती है, और बच्चे की शिक्षा डिजिटल वर्ल्ड में होती है। तो डिजिटल वर्ल्ड में तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन माता पिता डिजिटल वर्ल्ड के पासवर्ड्स वगैरह बच्चों को देकर रखते हैं, तो बच्चे उससे एक्सप्लोर्ड हैं। माता पिता के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें से बहुत एक अच्छा तरीका मैंने देश में अपनाया हुआ है, वो ये कि यदि माता पिता बच्चे के साथ कोई फिल्म देखने जाएं, तो उस फिल्म को देखने के बाद मैं जितने भी पालक इस आपके लाइव को देखना चाह रहा हूं उनसे अलर्ट हो जाने को कहना चाहूंगा। एक नया एग्जांपल मैं लेकर आया हूं, इस पे काम करने का तरीका है। जब वो फिल्म देखकर आए, तब फिल्म देखने के बाद 1 घंटा उस फिल्म पर चर्चा करने के लिए रखिए और बच्चे से ये पूछिए कि तुम्हें उसमें अच्छा क्या लगा और बुरा क्या लगा, और उसके विचारों को जानने के बाद उस फिल्म के अच्छे और बुरे पक्ष को माता पिता बच्चे को बताएं। बेटा, वो अंकल जो थे, देखिए बच्चा एक अपना नया हीरो बना सकता है। हो सकता है फिल्म का जो विलेन है वो उसका हीरो बन जाए। तो ये माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये आइडेंटिफाई करके बच्चे को उस फिल्म में बताएं, या वो घर पर फिल्म देख रहे हो तो ये सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हो, अभी तो कोरोना का दौर है, सिनेमा हॉल बंद है, तो जो घर में फिल्म देख रहे हैं उस फिल्म पर चर्चा करें और उस फिल्म में एक एक कैरेक्टर को डिफाइन करें बच्चे के सामने, पहले उससे पूछें, तब उनको समझ में आएगा कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, और उसको सुधारते हुए फिर एक एक व्यक्ति के बारे में बताएं कि ये फिल्म में जो ये व्यक्ति था ये विलेन था, वो विलेन क्यों था, वो इस कारण विलेन था, वो व्यक्ति अच्छा था, हीरो था, वो व्यक्ति हीरो क्यों था, उसने ऐसा किया। तो ऐसे एक एक चीज को आइडेंटिफाई करके बच्चे को बताएंगे तो बच्चा समझेगा कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। गुड टच बैड टच तो बताया जाना बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों के व्यवहार के मामले में मैं जितने आपके फेसबुक लाइव में जितने लोग इसको देख रहे हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा, इस बात को मैं फॉलो भी करता हूं अपने निजी जीवन में भी, कभी भी कोशिश करिए कि बच्चे को सीधे कोई भी चीज गिफ्ट ना करें। ऑलवेज गो थ्रू देयर पेरेंट्स। यदि आप बच्चे को टॉफी देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, तो यदि वो स्कूल का कोई फंक्शन नहीं है, अदरवाइज आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं, तो डोंट गिव डायरेक्टली टू चाइल्ड। आप उनके माता पिता को चॉकलेट दें, लेट देम दैट चॉकलेट टू, वो अपने बच्चे को वो ट्रांसफर करें। बच्चे को माता पिता को इस बात की आदत डाल के रखनी चाहिए कि किसी भी तरीके की वस्तु किसी भी बाहरी व्यक्ति से ना लें, क्योंकि वो खतरनाक हो सकती है। और जैसे बच्चे को बताएं कि जैसे यदि तुम्हें मालूम नहीं है यहाँ करंट लगता है, करंट लग सकता है, ऐसे ही उनको ये भी बताना चाहिए। बच्चे को घर में आने वाले व्यक्तियों के बारे में भी उनको बताना चाहिए कि उनको कितनी दूरी रखनी चाहिए। देखिए, मैं किसी संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं अभिषेक जी, विनीता जी, बट मैं कहना चाहता हूं कि पहले हमारे यहाँ जो छोटे बच्चों के लिए आंगन हुआ करता था। आंगन मतलब, आंगन का जो डेफिनेशन है, दैट इज ए सेफ वॉल प्लेस फॉर ए चाइल्ड। घर के ही अंदर एक ऐसा हिस्सा बच्चे के खेलने कूदने का जहां बच्चा सुरक्षित तौर पर खेल कूद सकता है। लेकिन अब चूंकि घर में बच्चे का दोस्त नहीं है, तो बच्चे को खेलने कूदने घर से बाहर जाना पड़ता है। तो अब घर में था तो उसके पास सेफ्टी थी, लेकिन घर से बाहर वो खेलने कूदने जा रहा है तो आपको सेफ्टी उसके साथ भेजनी पड़ेगी। उसके साथ सेफ्टी आप कैसे भेज सकते हैं? आपको सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगा सकते,
बल्कि उसके माइंड को मोटिवेट कर सकते हैं कि कैसे वो सेफ रह सकता है, कौन सही है कौन गलत है। थैंक यू विनीता जी। अभिषेक जी। विनीता, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। विनीता जी प्लीज, आखिरी सवाल या आप कंक्लूड करना चाहें तो प्लीज आप कह सकती हैं। लास्ट वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। विभांशु जी, आप ही के वीडियो से इंस्पायर्ड हैं कुछ वर्ड्स। संवाद और संस्कार हमेशा बच्चे के साथ बनाए रखिए। अगर संवाद आप बनाए रखेंगे तो बच्चा आपसे बात करेगा, और संस्कार यदि आप बनाए रखेंगे तो बच्चा वही सीखेगा जो आप उसको अच्छे से सिखाना चाहते हैं। ये आप ही के शब्द थे, मैंने आप ही के वीडियो से लिए हैं और मुझे काफी वो इंस्पायर कर गए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें बच्चों के बारे में बताने के लिए, इतने सारे एक्ट हमें बताने के लिए, और जो जानकारी आपने आज हमें दी है ये डेफिनेटली आगे तक जाएगी और लोगों को काफी इंस्पायर करेगी। मैं आज जब मैं आपको 1 मिनट और चाहूंगा, एक मिनट और चाहूंगा विनीता जी। अभिषेक जी 1 मिनट और जी। अभिषेक जी, विनीता जी, फेसबुक लाइव देखने वाले तमाम दोस्तों को आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अगस्त का पहला रविवार जो होता है वो भारत में फ्रेंडशिप डे के तौर पर मनाया जाता है। तो हम सारे मित्र, हम सब फेसबुक और आप दोनों बैठे मित्र, हम सारे मित्र बच्चों के मित्र बनकर बच्चों के हित के लिए लगातार काम करते रहेंगे। आज फ्रेंडशिप डे पर हम सभी इस बात का वचन लेते हैं। जी आगे विनीता जी, बस ये कहना रह गया था, मैंने कह दिया जी। और इसी विनीता, एनी लास्ट थिंग यू वांट टू से? नहीं, मैं बस यही बोलना चाहती थी कि बच्चों के साथ में संस्कार और संवाद बनाए रखिए, उनके कॉन्वर्सेशन को कभी भी एंड मत होने दीजिए। बीइंग डाइट एक्सपर्ट, बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट, हमें भी यही सिखाया जाता है कि जब तक आप बच्चे को सुनेंगे नहीं तब तक आप उसे सही से सारी जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो अपने बच्चे को सुनिए, वो आपसे क्या कहना चाहता है। यही शायद आज के हमारे टॉपिक का सार भी है। सो थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम से हमारे साथ जुड़ने के लिए विभांशु जी। अभिषेक, थैंक यू सो मच विनीता जी, थैंक यू सो मच विभांशु जी। आपने हमको आज गाइड करा कि प्रॉब्लम क्या है, उसका समाधान क्या है, एक्ट्स क्या है, बच्चों को गाइड कैसे करना है, स्कूल कॉलेज मीडिया डिजिटल नेटवर्क्स की क्या समाधान हो सकता है। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आज आपने हमको ये भी बताया कि क्योर क्या है, प्रिवेंशन क्या है और किस तरीके से इसको करना है। IBM TV पर लाइव मेक लाइफ बिग की तरफ से ये पहला हमारा शो था। वैसे मेक लाइफ बिग कैंपेन के थ्रू ये तीसरा हमारा शो था। सबसे पहले हम लोग आपके लिए लेकर आए थे ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, फिर हम आपके लिए लेकर आए डोमेस्टिक वायलेंस, और आज हम लेकर आए थे आपके लिए चाइल्ड अब्यूज। उम्मीद करते हैं कि IBM TV लाइव के थ्रू और मेक लाइफ बिग के इस कैंपेन के थ्रू हम लोग ज्यादा से ज्यादा मासेस तक पहुंचेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे व्यूअर्स से कि इस वीडियो को प्लीज जितना हो सके इस पे कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमारा ये कॉज, हमारा ये कैंपेन सक्सेसफुल होगा। इसी के साथ आज के शो पे अलविदा लेना चाहूंगा और हम दोबारा मिलेंगे अगले संडे दिन में 2 बजे। और स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। अभिषेक जी से और विभांशु जी से ये भी कहना चाहूंगी कि हम विभांशु जी अभी हमने आपका पीछा छोड़ा नहीं है। हो सकता है हम आपसे आगे और जुड़ेंगे और कुछ नए सब्जेक्ट के साथ में। डेफिनेटली विनीता, अगर हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको एड्रेस नहीं किया गया है तो हम विभांशु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग सेकंड एपिसोड बनाएंगे चाइल्ड अब्यूज द अनहर्ड वॉइस का, एक ऐसी आवाज जिसको सुना गया है। आज हमने इस पे बात करी है और आगे भी हम लोग इस पे आवाज उठाएंगे। तो अगर ऐसा कोई सवाल है आपका तो मैं लोगों से विनती करूंगा कि प्लीज आप कॉमेंट करें और हमें बताएं। अगर उसका एड्रेस हमने इस वीडियो में नहीं करा है तो विभांशु जी के साथ दोबारा जरूर आएंगे। इसके साथ अलविदा लेना चाहूंगा। Always stay tuned with IBM TV and make life big. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everybody. Thank you. Bye bye. Bye bye.